Hello students, how are you all? Welcome back to the Sohail Sir's Bio Classes. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। यानी यूरिन का फॉर्मेशन किस मैकेनिज्म से होता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है इन द ह्यूमन किडनीज, राइट। अगर हम स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं या तीन फिनोमिनास होते हैं, राइट। ह्यूमन किडनी में जिन फिनोमिना, जिन स्टेप्स से, जिन प्रोसेस से, राइट, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एंड वो तीन स्टेप्स कौन होते हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। The second step is the reabsorption, also called as a tubular reabsorption. And the third step जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में, that is the tubular secretion, right? So the first step अगर हम लिखे in the formation of the urine, right, that is the ultrafiltration. So the first step is ultrafiltration. The second step in the urine formation is the selective reabsorption, right? Selective reabsorption. So the second step is selective reabsorption. And students, the third step is the tubular secretion, right? The third step in the urine formation is the tubular secretion. Tubular secretion. Okay, these are the basic three steps that are responsible for the urine formation inside the human kidneys. The first step is ultrafiltration. The second step is the selective reabsorption. And the third step is tubular secretion. Before कि हम इन चीज़ों को ओवरव्यू देखें, राइट, आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें, राइट, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, किन कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं ब्लड के, तो बेसिक दो चीजें होते हैं, दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, राइट। द फर्स्ट वन इज द ब्लड सेल, राइट, ब्लड सेल्स, राइट, ब्लड सेल्स, राइट, जिसमें आरबीसी होती है, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, राइट, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, right, white blood corpuscles होते हैं, and the third platelets, right, platelets. Okay, these are the first component of the blood, that is the blood cells. The second component of the blood is plasma, that is the blood plasma. The second component of the blood is plasma. और जो स्टूडेंट्स प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा के, राइट। जैसे प्लाज्मा बना होता है प्लाज्मा प्रोटीन के, राइट, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, राइट, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इसमें प्लाज्मा में इट्स अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, राइट, एंड इस प्लाज्मा में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट, इसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, राइट, इसमें अमोनिया होता है, राइट, इसमें अमोनिया NH3 होता है, एंड इट कंटेन्स द आयंस, राइट, इसमें आयंस होते हैं,
जैसे सोडियम आयन होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट, एंड डिफरेंट मनी अदर डिफरेंट जैसे ड्रग्स होते हैं, राइट, एंड अदर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। सो हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा, हमने कहा कि ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज द ब्लड सेल्स एंड द सेकंड इज द प्लाज्मा, राइट। और जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, देन प्लेटलेट्स होते हैं, एंड द प्लाज्मा सेकंड कंपोनेंट इज द प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, राइट, जिसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड्स होते हैं, एंड देन वी हैव द अमोनिया एंड द आयंस. Besides this, the plasma also contains the drugs, right? It contains the benzoic acid, hippuric acid, and many other components. So the first step अगर हम देखें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, राइट, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। उसको समझते हैं व्हाट इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, जो हमने कहा कि जो आर्टरियोल ब्लड सप्लाई करती है टू द दीज नेफ्रॉन्स, उनको हमने एफेरेंट आर्टरियोल्स कहा। देन एफेरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड होते इनटू द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिनको हमने ग्लोमेरुलस कहा। देन ब्लड ग्लोमेरुलस से लीव करता है फ्रॉम द इफेरेंट आर्टरियोल, राइट। देन हमने स्टडी किया जो इफेरेंट आर्टरियोल होता है, इट डिवाइड्स इनटू द मनी कैपिलरीज, राइट। ये स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड करता है, जिनको हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा, राइट। वी कॉल देम एज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। देन जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एक नेफ्रॉन को सराउंड करे, राइट, एक नेफ्रॉन के पैरेलल रन करे, उसको हमने वासा रेक्टा कहा। सपोज दिस इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो रन करेगा किसके पैरेलल, नेफ्रॉन के पैरेलल, राइट, और दिस इज द वासा रेक्टा। सो दिस इज द वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ब्लड होता है, ब्लड सप्लाई होता है फ्रॉम द एफेरेंट आर्टरियोल, दिस इज द एफेरेंट आर्टरियोल। देन ब्लड चला जाता है इनटू द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिनको हमने ग्लोमेरुलस कहा, राइट। और ग्लोमेरुलस से ये ब्लड चला जाता है फ्रॉम द इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, राइट। इफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड चला जाता है इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड देन फ्रॉम द रीनल वेन्स टू द हार्ट, राइट, ओके। अब देखिए यहां से ब्लड आया, राइट। ब्लड जब यहां ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है तो ग्लोमेरुलस पे एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से ये जो प्लाज्मा पार्ट होता है ब्लड का, राइट, ब्लड का, इस ब्लड का प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा पार्ट जो होता है, एक्सेप्ट दीज ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन, राइट। इनके बगैर जितना भी प्लाज्मा होता है विद ऑल दीज कंपोनेंट्स फिल्टर आउट होते हैं इनटू द राइट नेफ्रॉन्स। सो यहां से ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होता है इनटू द नेफ्रॉन्स, राइट। और इस फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा को, इस मूवमेंट, इस ट्रांसफर ऑफ द प्लाज्मा को हमने पहला स्टेप कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या फिल्टर होता है, इसमें ब्लड का ओनली प्लाज्मा पार्ट ट्रांसफर होता है इनटू द नेफ्रॉन्स along with all these components, जिसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, बेंजोइक एसिड्स है, राइट, इसमें आयंस है एंड ड्रग्स, राइट। सारे जितने भी कंपोनेंट्स प्लाज्मा के साथ ट्रांसफर होते हैं इनटू द नेफ्रॉन, और इसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा। बट ब्लड का जो ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन, ये फिल्टर नहीं होते हैं। सो हमारे पास यहाँ रहते हैं आरबीसीज, राइट,
हमारे पास WBCs होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं एंड साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं दीज ऑल द सबस्टेंसेस आर नॉट फिल्टर्ड, राइट, ये फिल्टर नहीं होते हैं, राइट, इनटू द नेफ्रॉन्स, ओनली प्लाज्मा फिल्टर होता है along with these substances glucose, amino acids, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, आयन्स एंड इस प्रोसेस को हमने फर्स्ट स्टेप कहा, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अल्ट्रा फिल्टर होकर, राइट, जो प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आया, राइट, इसके साथ बहुत यूजफुल कंपोनेंट्स भी आए, जैसे ग्लूकोज आया, अमाइनो एसिड्स आया, राइट, डिफरेंट आयन्स आए, राइट, वाटर आया। बट जो ये कंपोनेंट्स होते हैं ये बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बॉडी एलिमिनेट नहीं कर सकती है विद द यूरिन। सो व्हाट डज द बॉडी डू, नेफ्रॉन्स डू, नेफ्रॉन्स इन कंपोनेंट्स को, इन यूजफुल कंपोनेंट्स को, राइट, बॉडी से बाहर, इस नेफ्रॉन से बाहर डालती है, राइट, इन यूजफुल सबस्टेंसेस को नेफ्रॉन के बाहर डालती है, राइट, इनटू द कैविटी, जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल कैविटी कहते हैं। सो वी कॉल दैट इंटरस्टिशियल एरिया और इंटरस्टिशियम। यानी इंटरस्टिशियम क्या है, जो नेफ्रॉन के बाहर जो स्पेस है इसको हम इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल एरिया कहते हैं। सो जो जितने भी प्लाज्मा के साथ जो यूजफुल सबस्टेंसेस है वो नेफ्रॉन में जो है इनको कहाँ डालता है, इनटू द इंटरस्टिशियम, देन इंटरस्टिशियम से ये यूजफुल सबस्टेंसेस ब्लड में चले जाते हैं, राइट, और इसको हमने कहा रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट डज इट मीन रीएब्जॉर्प्शन, यानी जितने भी यूजफुल सबस्टेंसेस अल्ट्रा फिल्टर होकर नेफ्रॉन में चले गए, राइट, इनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना, इसको हमने रीअब्जॉर्प्शन कहा, राइट। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहां पे जो ब्लड आया, ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा फिल्टर होकर इनटू द नेफ्रॉन गया, बट चूंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, राइट, सो सारा जितना प्लाज्मा फिल्टर नहीं होता है, राइट, सम प्लाज्मा गोज into the efferent arteriole, leaves from the glomerulus through the efferent arteriole along with the various harmful substances। कुछ harmful substances भी इनके साथ लीव करता है और ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, राइट, बट ब्लड में वो harmful substances बहुत ही हार्मफुल होते हैं, राइट, सो इनको एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी होता है। सो व्हाट डज द ब्लड डू, ब्लड एक्टिवली इन हार्मफुल सबस्टेंसेस को कहां सिक्रीट करता है, इनटू द इंटरस्टिशियल एरिया। देन इंटरस्टिशियल एरिया से ये हार्मफुल सबस्टेंसेस कहां ट्रांसफर होते हैं, इनटू द नेफ्रॉन। सो इसको हमने सिक्रीशन कहा, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप दैट इज इन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो इन तीन स्टेप से यूरिन का फॉर्मेशन होता है एंड इन तीनों स्टेप को हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, डिटेल में समझना है। सो फर्स्ट स्टेप जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ब्लड आया उसमें से जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर करना फ्रॉम द ग्लोमेरुलर वॉल एंड देन फ्रॉम द बोमोनस कैप्सूल इनटू द नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन में जो ब्लड का प्लाज्मा गया, राइट, अलॉन्ग विद दीज हार्मफुल एंड द यूजफुल सबस्टेंसेस जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। सो प्लाज्मा और जो फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन में गया उसमें जो डिफरेंस है उसके कंपोजिशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा प्रोटीन। सो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, बट इस प्लाज्मा में, इस फिल्टर में प्रेजेंट नहीं होता है जो कि नेफ्रॉन में होता है। सो हमने कहा इस फिल्ट्रेट को हमने कहा नेफ्रिक
filtrate. So we call this filtrate as the nephric filtrate. हमने कहा इसको nephric filtrate. So ये फर्स्ट स्टेप है इन द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, जो अल्ट्राफिल्टर होकर जो भी यूजफुल सबस्टेंसेस है राइट उनको दोबारा से ब्लड में लाना, राइट पहले इंटरस्टिशियल एरिया में देन ब्लड स्ट्रीम में वापस लाना, इसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, राइट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे. एंड द थर्ड स्टेप इज कि जो हार्मफुल सबस्टेंसेस अल्ट्रा फिल्टर नहीं किया, जिन हार्मफुल सबस्टेंसेस ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके नेफ्रॉन में नहीं गए, उनको दोबारा से ब्लड से सीधे इंटरस्टिशियल एरिया के थ्रू इनटू द नेफ्रॉन पहुंचाना, इसको हम थर्ड स्टेप यानी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं. सो ये 3 स्टेप्स हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, राइट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट प्रोसेस जो है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है एक नेफ्रॉन में, राइट. अगर हम बात करें एफरेंट आर्ट्रियोल की, एक आर्ट्रियोल जो ब्लड सप्लाई करता है इनटू द नेफ्रॉन्स, और वी कैन से दैट इट सप्लाइज द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में ब्लड की सप्लाई को कौन लाता है? एफरेंट आर्ट्रियोल. और एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है, दिस इज एन एफरेंट आर्ट्रियोल. यहां से ब्लड सप्लाई होता है इनटू द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिनको हमने ग्लोमेरुलस कहा, राइट. और जो डायमीटर होता है इस एफरेंट आर्ट्रियोल का, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द इफेरेंट आर्ट्रियोल, राइट. और इफेरेंट आर्ट्रियोल से इस ब्लड का, देन द ब्लड मूव्स फ्रॉम द इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड देन इनटू द रीनल वेन एंड फाइनली कहाँ चला जाता है? इनटू द हार्ट. सो हमने कहा कि जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द इफेरेंट आर्ट्रियोल. सो जो ब्लड इनकमिंग ब्लड होगा, दैट वुड बी द मोर एज कंपेयर टू द आउटगोइंग ब्लड, राइट. सो जो फ्लो ऑफ इनकमिंग ब्लड होगा, राइट, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ आउटगोइंग ब्लड. सो इसकी वजह से इस पॉइंट पर यानी ग्लोमेरुलस पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जिस प्रेशर को हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा. सो नंबर फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ग्लोमेरुलर hydrostatic pressure, right. Glomerular hydrostatic pressure, जिसको हम GHP कहते हैं, right. We call it as the GHP, right. और ये GHP का जो वैल्यू होता है, that is 60 to 75 mmHg. So what happens, जो इनकमिंग ब्लड होता है वो प्रेशर जनरेट करता है टू द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस. इस प्रेशर को हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा. और इस प्रेशर की वजह से जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होकर कहाँ चला जाता है? इनटू द नेफ्रॉन्स, राइट. सो जो ब्लड होता है दैट इज फिल्टर्ड इनटू फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द नेफ्रॉन. सो हमने कहा एक प्रेशर जनरेट, एक जो इनकमिंग ब्लड होता है वो प्रेशर जनरेट करता है टू द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस. उसकी वजह से जो ब्लड का प्लाज्मा होता है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट. ब्लड का जो
दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स, और साथ ही साथ प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये सारे ये चार कंपोनेंट्स फिल्टर नहीं होते हैं यहां से, राइट, एक्सेप्ट दीज फोर कंपोनेंट्स। जितने भी सारे कंपोनेंट्स प्लाज्मा में होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, राइट, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, चाहे जितने भी आयन्स प्रेजेंट हो, राइट, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो सारे विद द प्लाज्मा फिल्टर होकर कहाँ चले जाते, इनटू द नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन में अब क्या है, अब फिल्ट्रेट है जिसमें ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स ब्लड के हैं एक्सेप्ट दीज फोर कंपोनेंट्स, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स। इन चार कंपोनेंट्स के बगैर जितने भी बाकी सारे कंपोनेंट्स है वो फिल्टर होकर कहाँ चले जाते, इनटू द नेफ्रॉन। सो इसको हमने, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जिसको हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, राइट। इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, राइट, क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, और हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, राइट। और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज 60 to 75 mmHg, राइट। mmHg इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सो एक वॉल के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये सारे कंपोनेंट्स प्लाज्मा के पास होते हैं इनटू द नेफ्रॉन। सो इस मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं, इस मेम्ब्रेन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम एक सेक्शन लेंगे इस मेम्ब्रेन का और उसको हम जूम आउट करेंगे, तो उस सेक्शन में हमने देखा कि दो लेयर्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज है, राइट, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उनका लेयर होता है, राइट, और जो कि हमने रेड से शो किया, और एक लेयर होता है जो कैप्सूल यानी बोमोनस कैप्सूल का लेयर होता है, और दोनों को हमने मिला के ग्लोमेरुलो कैप्सूलर मेम्ब्रेन कहा। सो हमने इनको ग्लोमेरुलो कैप्सूलर मेम्ब्रेन कहा। सो इस ग्लोमेरुलो कैप्सूलर मेम्ब्रेन में एक लेयर होता है ग्लोमेरुलस का, राइट, एंड वी कॉल इट एज द एंडोथेलियल लेयर, राइट, एंडोथेलियल लेयर और मेम्ब्रेन। और इसमें जो सेल्स होती है इनको हमने एंडोथेलियल सेल्स कहा, और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में एक स्पेस होती है, राइट, जहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। इस स्पेस को हमने फेनेस्ट्रे कहा, राइट, फेनेस्ट्रे कहा, राइट, वी कॉल द स्पेस एज एन फेनेस्ट्रे। सो ये फर्स्ट एंडोथेलियल लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस। नाउ सेकेंड लेयर, दैट इज द लेयर ऑफ बोमोनस कैप्सूल, राइट, और इस लेयर को हमने एंडोथेलियल लेयर ऑफ बोमोनस कैप्सूल कहा। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोथेलियल लेयर ऑफ बोमोनस कैप्सूल, राइट, बोमोनस कैप्सूल। और जो सेल्स होते हैं इस एंडोथेलियल लेयर के, जो सेल्स होते हैं बोमोनस कैप्सूल में, जो एंडोथेलियल लेयर है वो सेल्स का बना होता है, और उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। सो वी कॉल द सेल्स एज द पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स के बीच में भी एक स्पेस होता है जहां से फिल्ट्रेशन होता है, उन स्पेस को हमने स्लिट पोर्स कहा, स्लिट पोर्स कहा। सो
एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, एक मेम्ब्रेन बन जाता है जहां से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। उस मेम्ब्रेन को हमने ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन कहा। इस ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन होता है ग्लोमेरुलस का, जिसको हमने एंडोथेलियल लेयर कहा, और सेल्स को हमने एंडोथेलियल सेल्स कहा, राइट। और इनके बीच की स्पेस जहां से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, इसको हमने फेनेस्ट्रे कहा, राइट। और दूसरा लेयर जो होता है दैट इज ऑफ द एंडोथेलियल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, राइट। और इसके सेल्स को हमने पोडोसाइट कहा। और इसके बीच की स्पेस, राइट, जहां से फिल्ट्रेशन होगा, इसको हमने स्लिट पोर्स कहा, राइट। और यहां से फिल्ट्रेशन होता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इन फेनेस्ट्रे से और इन स्लिट पोर्स से, राइट। क्योंकि इन स्लिट पोर्स और फेनेस्ट्रे का साइज बहुत ही कम होता है, दैट इज वाई जो ब्लड के जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, यानी प्लेटलेट्स होते हैं, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, these are not passed from these fenestrae and the slit pores, right? That is why इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। बट जितने भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा के, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, या आयन्स हो या ड्रग्स हो, वो सारे इन पोर्स से फिल्टर होकर कहाँ चले जाते, इनटू द नाउ नेफ्रॉन। सो ये रहा बात ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन की, राइट। और हमने कहा कि अब जो प्रेशर था, जिस प्रेशर की वजह से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इसको हमने ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा। बट चूंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये फिल्टर नहीं होते हैं, बट ग्लोमेरुलस में ही रहते हैं। दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, दीज प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ दिस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिस प्रेशर की वजह से राइट जिस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसकी पाथ में ये रेजिस्टेंस लाते हैं, राइट। एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं इन अगेंस्ट टू द ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स एक अगेंस्ट इस ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जाते हैं, राइट, बिकॉज दे कम इनटू द वे ऑफ द ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो इस प्रेशर को हमने ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। सो सेकंड प्रेशर जो है हमारे पास, दैट इज द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। व्हाट इज दिस? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है दैट इज 30 to 32 mmHg. What is the value of this BCOP, that's the blood colloidal osmotic pressure, that is 30 to 32 mmHg, right? Okay. सो हमने कहा कि जो मेन प्रेशर होता है इनकमिंग ब्लड फ्लो से ऑन द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उसका वैल्यू जो होता है दैट इज 60 to 75 mmHg। और उसके अगेंस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इस प्रेशर को, राइट, इसके फ्लो को, इसके पाथ के बीच में आते हैं। सो ये अगेन एक प्रेशर जनरेट करते हैं इन अगेंस्ट टू दिस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस प्रेशर को हमने ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। एंड इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 30 to 32 mmHg। नाउ जब
इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो प्लाज्मा फिल्टर होता है इनटू द ग्लोमेरुलस और इनटू द बाउमनस कैप्सूल, राइट, यहाँ पे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, राइट, वो एक और प्रेशर इसके अगेंस्ट जनरेट करता है, राइट, इसके अपोजिशन करता है, इसको एक रेजिस्ट करता है इसके फ्लो को, राइट। इस प्रेशर को हमने, राइट, one more pressure in against to this glomerular hydrostatic pressure, and this pressure is called as an capsular hydrostatic pressure. So एक और प्रेशर होता है जिसको हमने कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, राइट, प्रेशर कहा। और जो ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी जो फ्लूइड प्रेजेंट है बाउमनस कैप्सूल में, वो रेजिस्ट करता है एक इनकमिंग प्लाज्मा को, यानी इस प्रेशर को जो अपोज करता है, इसको हमने कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, राइट। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 10 to 18 mmHg, राइट, 10 to 18 mmHg। ओके, सो हमने कहा कि 3 प्रेशर्स होते हैं, राइट, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रेशर विच इज बिकॉज ऑफ द इनकमिंग ब्लड फ्लो ऑन द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, और उसको हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, राइट, दैट इज 60 to 75 mmHg। And the second pressure is generated by the plasma proteins present in the blood of the glomerulus, right, in against to this glomerular hydrostatic pressure। और इस प्रेशर को हमने ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा, राइट। और तीसरा प्रेशर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इनटू द बाउमनस कैप्सूल, वो प्रोड्यूस करता है इन अगेंस्ट टू दिस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसको हमने कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा। सो अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, राइट, अब जो मेन फिल्ट्रेशन प्रेशर था दैट वाज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट, 60 to 75 mmHg। बट इसको 2 और प्रेशर रेजिस्ट करते हैं, राइट, इस दैट इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये इसके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। देन एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर हम देखें, जिससे ये ब्लड फिल्टर होता है इनटू द nephrons, that is called as an effective filtration pressure. So that is called an effective filtration pressure और EFP, और हम इसे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कह सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस करेंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो दिस विल बी इक्वल टू, राइट, दैट इज glomerular hydrostatic pressure, right, minus blood colloidal osmotic pressure plus capsular hydrostatic pressure, and that is equal to net pressure होता है, right, effective filtration pressure, and that is almost equal to 10 mmHg, or some books write it is between 10 to 25 mmHg। So नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, so the answer was 10 mmHg। So we will write the effective filtration pressure is 10 mmHg। So ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से, राइट, ये ब्लड फिल्टर होता है, यानी हम कह सकते हैं प्लाज्मा फिल्टर होकर आता है इनटू द
नेफ्रॉन्स, राइट। और उसका वैल्यू जो है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का, दैट इज 10 mmHg, राइट। ओके, नाउ हमने कहा कि ये प्रेशर है, जिस प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, या फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, राइट, पॉसिबल है। सो अगर किसी इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, राइट, बॉडी का प्रेशर जो है दैट इज मोर, राइट, सो उस केस में ये जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन 10 mmHg, राइट। उस केस में जो प्रेशर होगा वो कैपिलरीज पर, वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज पर बहुत होगा। उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस होता है वो रप्चर करता है और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द किडनी फेलियर। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर किसी पर्सन में हाइपोटेंशन है, दैट इज लो ब्लड प्रेशर, राइट, सो इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर से ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट। सो 10 mmHg से कम ब्लड प्रेशर होगा, यानी हाइपोटेंशन होगा, यानी लो ब्लड प्रेशर होगा। उस केस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिग्निफिकेंट नहीं होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता है। उसकी वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, दैट इज the urine formation is not possible in the very low blood pressure, right, or the urine formation is not significant in low blood pressure. So ये रही बात ब्लड प्रेशर की। सो अगर हम देखें कितना ब्लड फिल्टर होता है, कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू कितना प्लाज्मा फिल्टर होता है एक किडनी के थ्रू, राइट, एक किडनी के थ्रू, उस कैलकुलेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। हमने कहा कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो ऑर्गन हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है, पंप करती है टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उस ऑर्गन को हमने हार्ट कहा, राइट। और हमने कहा हार्ट पंप करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल द पार्ट्स, ऑल द ऑर्गन्स, all the tissues of the body. So एक मिनट में जो ब्लड पंप करता है हार्ट, इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, राइट, कार्डियक आउटपुट है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, राइट, इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन 1 मिनट। सो इस कार्डियक आउटपुट का वैल्यू जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5040 ml, राइट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर, राइट, 5 लीटर ब्लड पर मिनट, राइट, पर मिनट। सो कार्डियक आउटपुट कितना है, दैट इज 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है टू द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। बट इस 5 लीटर ब्लड में 20 to 25% ब्लड हमारी किडनीज में जाता है। सो आउट ऑफ दिस 5 लीटर ऑफ द ब्लड, राइट, 20 to 25% of the blood goes into the kidneys. This 20 to 25% blood constitutes approximately 1000 to 1250 ml, right, blood. और ये blood कहाँ जाता है, into the kidneys, both the kidneys, right. So हमने कहा कि 5 लीटर ब्लड एक मिनट में पंप करता है हमारा हार्ट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट इस 5 लीटर का 20 to 25% कहाँ जाता है, हमारी किडनीज में। एंड दिस 20 to 25% जो ब्लड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to
250 ml out of this 5 liter of blood that goes into the both the kidneys, right? और इस ब्लड को हमने रीनल ब्लड फ्लो कहा. सो वी कॉल इट एज द रीनल ब्लड फ्लो. स्टूडेंट्स, हर कोई डाटा अपने आप में एक क्वेश्चन है हमारे नीट और एम्स के लिए, राइट? सो पूछा जाएगा कितना % ब्लड हमारे किडनीज में जाता है out of this 5 liter of cardiac output. So the answer is 20 to 25 ml, that is 1000 to 1250 ml of the blood, right? And this blood is called as a renal blood flow. Renal means kidney, right? जो किडनी में ब्लड फ्लो जाता है इसको हमने रीनल ब्लड फ्लो कहा, एंड इट इज वैल्यू इज अबाउट 1000 to 1250 ml per minute. बट हमने कहा कि जो ब्लड फ्लो करता है इनटू द किडनीज उसका खाली प्लाज्मा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होकर नेफ्रॉन में जाता है, खाली प्लाज्मा, राइट? और अगर हम इस ब्लड की बात करें 1000 to 1250 ml की बात करें, इसमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्लाज्मा होता है. सो ये प्लाज्मा जो फिल्टर होता है एक किडनी में जो प्लाज्मा जाता है दैट इज अबाउट 52% ऑफ दिस रीनल ब्लड फ्लो. इस रीनल ब्लड फ्लो का 52% जो पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा, and this is approximately 650 ml. so इस 1250 ml या रीनल ब्लड फ्लो का 650 ml प्लाज्मा होता है जो कि अल्ट्रा फिल्टर होता है, राइट? जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनीज में. सो इस प्लाज्मा को हम रीनल प्लाज्मा फ्लो कहेंगे, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहेंगे, राइट? विल कॉल इट एज द रीनल प्लाज्मा फ्लो. बट स्टूडेंट्स, जो 650 ml अब प्लाज्मा आया यहां पे, सारा के सारा फिल्टर नहीं होता है, राइट? सब 650 ml का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत होता है. सो सारा एक ही टाइम में 650 ml का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, बट only 125 ml of the plasma is filtered per minute by our nephrons. So इस 650 ml में 125 ml प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, राइट? इसका फिल्ट्रेशन होता है यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इस अमाउंट ऑफ प्लाज्मा को, और इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं. सो वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. सो 1 मिनट में कितना प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्टर होता है दैट इज 125 ml. दैट इज इन 1 मिनट कितना प्लाज्मा फिल्टर होता है थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज 125 ml plasma is filtered in 1 minute. सो अगर हम 1 आवर की बात करें कितना प्लाज्मा फिल्टर होगा थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सो इन 1 hour, राइट? सो 125 into 60 ml. So this would be the plasma amount of plasma that is filtered in 1 hour. So अगर हम एक दिन में कैलकुलेट करें, so in 1 day, right? In 1 day, so in एक दिन में 125
into 60 into 24 hours, and that is equal to 180 liter. So 180 liters, right? So 180 liters of the plasma, or we can say 180 liters of the blood is filtered by our glomerulus or by our kidneys in 1 day. So ये रहा पूरा प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो पूछा जा सकता है हमारे नीट और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में, स्पेशली हमारे एम्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट इज कि जो हमने कहा कि एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इफेरेंट आर्टरियोल, और उस डायमीटर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यानी जो एफरेंट आर्टरियोल जहां से ब्लड आता है इनटू द ग्लोमेरुलस, राइट, वो डायमीटर मोर होने की वजह से ज्यादा ब्लड सप्लाई आती है, और जो इफेरेंट आर्टरियोल होता है उसकी जो डायमीटर होता है दैट इज कंपेरेटिवली लो इन डायमीटर। सो जो आउटगोइंग ब्लड होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द इनकमिंग ब्लड फ्लो बिकॉज ऑफ द डायमीटर, राइट। और उसकी वजह से इन ग्लोमेरुलस पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, और उस प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सो पूछा जाएगा अगर एफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर मोर होगा, राइट, एज कंपेयर टू द इफेरेंट आर्टरियोल, राइट, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, राइट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी दैट वुड बी द सिग्निफिकेंट, यानी हम कहेंगे नॉर्मल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, नॉर्मल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, because the incoming blood would be more as compared to the outgoing blood flow because of the diameter of the afferent arteriole. So वहां पूछा जाएगा अगर afferent arteriole का diameter बराबर रख दिया जाएगा to the diameter of efferent arteriole, so now जो incoming blood होगा that would be equal to the outgoing blood flow. सो इस केस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा? सो द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वुड डिक्रीज, सो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा दैट वुड डिक्रीज, राइट, इन दिस कंडीशन व्हेन द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल वुड बी इक्वल टू द इफेरेंट आर्टरियोल, राइट। सो द थर्ड कंडीशन जो है दैट इज कि अगर एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम रख दिया जाए एज कंपेयर टू द इफेरेंट आर्टरियोल, सो इस केस में जो इनकमिंग ब्लड होगा, राइट, वो कम होगा एज कंपेयर टू द आउटगोइंग ब्लड फ्लो बिकॉज डायमीटर इफेरेंट आर्टरियोल का ज्यादा है, राइट। इस केस में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा दैट वुड बी देयर वुड बी नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इस केस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा बिकॉज जो एफरेंट आर्टरियोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका जो डायमीटर होता है, मोर डायमीटर होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से, राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने कहा कि जितना टोटल जो किडनीज होती है उन किडनीज में अबाउट 650 ml प्लाज्मा फ्लो करता है। सो हमने कहा 650 ml प्लाज्मा फ्लो करता है इनटू द किडनीज इन 1 मिनट, राइट। 1 मिनट में 650 ml प्लाज्मा फ्लो करेगा इनटू द किडनीज, और इसको हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो कहा। बट
इस 650 ml प्लाज्मा में खाली 125 ml प्लाज्मा फिल्टर होता है, राइट। इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सो हाउ मच परसेंट आउट ऑफ दिस वुड बी फिल्टर्ड इन 1 मिनट? सो हम कहेंगे 125 out of 650 ml into 100, right? That would be equal to 20%. So जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, 1 मिनट में जितना प्लाज्मा एक किडनी, 2 किडनीज में आता है, उसमें only 20% प्लाज्मा is filtered by ultrafiltration in 1 minute. और इस 20% प्लाज्मा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होता है, इस 20% प्लाज्मा को हमने कहा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सो इसको हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहा। सो वहां पूछा जाएगा कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब है कि ओनली 20% ऑफ टोटल इनकमिंग प्लाज्मा इनटू द किडनीज फिल्टर होता है बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इसको हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहा। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो कि 2 मोर प्रोसेसेस होते हैं फॉर द यूरिन फॉर्मेशन होते हैं। थैंक यू सो मच।